करण जी, आज हम सभी जानते हैं कि आज आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक करण आनंद नाम से जाने जाते हैं, हर किसी को पता है। लेकिन हम अगर आपकी पिछली जर्नी से जाए, जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब आप पढ़ाई करते थे, तब से लेके अब तक की जो जर्नी रही, कैसे देखते हैं आप अपने आप को और क्या महसूस करते हैं आज जब आप इस मुकाम पर पहुँचे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से यहाँ तक का सफ़र मुश्किल भी रहा है, लेकिन अच्छा था। ऐसी कोई डिफ़िकल्टी मुझे फेस नहीं करनी पड़ी जो जनरली बॉम्बे में लोगों को होती है। मैं कहानियाँ सुना है एक्टरों से कि रोड पर सोए, बड़ा पाव खाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। ऊपर वाले भोले बाबा की बड़ी कृपा रही मुझ पे कि हमेशा मुझे काम मिलता गया, लोग मेरा साथ देते गए, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे काम को सराहा, मुझे इज़्ज़त दी। वो ये मेरे साथ हमेशा हुआ है। तो अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अभी मकाम वगैरह तो खैर क्या कहना कि ऐसा कोई बहुत ग्रेट अचीवमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी फिल्में की हैं वो बड़ी पिक्चरें हैं, अच्छी पिक्चरें हैं, सुपरहिट फिल्में हैं, तो इस नाते रिकग्निशन भी मिल जाती है। क्योंकि जब कोई फिल्म हिट होती है तो उसके हर कैरेक्टर को रिकग्निशन मिलती है, वो चाहे गुंडे का दत्ता हो या चाहे किक का अनिल सिंह हो या बेबी फिल्म का जमाल हो या कैलेंडर गर्ल का पलाश हो। तो हर कैरेक्टर ने का एक डिफरेंट शेड रहा है और उसकी वजह से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है वो बेबी से हुआ है। वो मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है और जो आई एम लकी कि मैं उस फिल्म का पार्ट हूँ और वो फिल्म आज ऑस्कर की लाइब्रेरी में है तो है। और अभी मैं बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स से मिल रहा हूँ, मेरी मीटिंग्स चल रही। बीच में बेबी के बाद मुझे कुछ फिल्मों का ऑफ़र आया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं वो 3, 4, 6 सीन वाले रोल नहीं करना चाहता, कुछ सब्सटेंशियल रोल करना चाहता हूँ, कुछ लीड के रोल करना चाहता हूँ, जो हर एक्टर का सपना होता है। तो मैं भी वो कर रहा हूँ और होपफुली मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, क्योंकि जिस तरह से बातें चल रही हैं और बड़े अच्छे डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, वो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे काम मिल जाएगा। जी बिल्कुल। हम माने कि जब आप नेशनल स्कूल ड्रामा में थे, आप रेपेट्री में था मैं, नेशनल स्कूल ड्रामा रेपेट्री में था मैं। हाँ, रेपेट्री में। आपने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग लाइन? अरे भैया, मैंने डिसाइड बचपन से किया था। अच्छा, एज क्या थी अगर मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं 8-10 साल का रहा हूँगा, तब से मैं ड्रामे करता हूँ, थिएटर में तब से कर रहा हूँ। मैं तब से सिर्फ एक्टर ही बनना चाहता था और कुछ बनना ही नहीं चाहता था। तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास एक्टिंग के अलावा, मुझे एक्टर ही बनना था। वहाँ का अगर आप एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स को बता सके, जब आप ड्रामा करते थे इलाहाबाद में। इलाहाबाद। हाँ, वहाँ का एक्सपीरियंस ये था कि ड्रामा करके हमें तो खुशी मिलती थी, लेकिन मेरे घर वालों को और खुशी नहीं मिलती थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं। मैंने इंजीनियरिंग का प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था, कुछ समय जाके इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी, फिर मैं छोड़ के भाग आया क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैं एक्टर बनूं। अब खुश हैं वो अलग बात है। हाँ, वो चूँकि इलाहाबाद शहर बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा उसका अपना एक मिजाज है, अपना एक लहजा है, तरीका है, तो वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैं एक्टर हूँ। तो वो मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो मजाक शायद मेरे अंदर आग भरता था, मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भरता था कि अच्छा चलो, लेट मी प्रूफ। उसने मुझे पॉजिटिविटी की तरफ ही ढकेला। खैर, मैं आज वही दोस्त मिलते हैं, वो दोस्त बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं, लोगों को बताते हैं कि करण मेरा दोस्त है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। देन मुंबई कैसे आना हुआ फिर? वो कैसी रही जर्नी? आप कब डिसाइड किया? मुंबई आना एक्चुअली इत्तेफाक नहीं था, एक्टिंग करनी थी तो मुंबई ही आना था। लेकिन मदर फादर के साथ 1.5 साल मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी कि मुझे बॉम्बे जाना है। दे वॉज नॉट रेडी टू सेंड मी, बट फाइनली कुछ ऐसे वो पर्सनल कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ इस तरह के हादसे हुए कि उनको लगा कि शायद ये लड़का कुछ और कर जाए। मतलब इनफैक्ट मैं कहूँ, मेरे कुछ झगड़े हो गए कुछ लोगों से वहाँ पे, और जो बहुत सीरियस नोट पर थे, तो उनको लगा कि कहीं एक क्राइम ना हो जाए इसके हाथ से, तो शायद वो एक बहाना बना आने का, और मैं यहाँ आज आपके सामने हूँ। देन उसके बाद आपने टीवी की दुनिया में डेब्यू किया? हाँ, टीवी किया मैंने। पहले मैंने चित्तौड़ की रानी से पहले मैंने एपिसोडिक भी 2-3 शो किए थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, तो वो बताने लायक भी नहीं है। और उसके बाद जो मेन प्रॉपर और लीड का रोल था वो चित्तौड़ की रानी का था, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का जौहर। वो शो एक्चुअली
नितिन देसाई जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के आर्ट डायरेक्टर, वो उसके प्रोड्यूसर हैं, और जो उनके प्रोजेक्ट हेड थे वो मुझे जानते थे, और चूंकि ऐतिहासिक शो था, हिस्टोरिकल था, उसमें तलफ़ुज़ और ज़ुबान बहुत क्लियर होनी चाहिए, और बाई ग्रेस ऑफ गॉड थिएटर करने की वजह से और नॉर्थ का होने की वजह से मेरी ज़ुबान मुझे लगता है क्लियर है, अच्छी है। तो उन्होंने एक अपने ऑफिस में ऐसे ही बोला कि ये तू स्क्रिप्ट पढ़ दे ज़रा। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो वो बड़े अवाक रह गए, बोले संडे हम तुम्हारा ऑडिशन कर रहे हैं। तो ऑडिशन पे जब गया तो मैंने जब बोलना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि लो सोर्ट्स भी चलाओ। लकली मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ। तो जब तलवारबाजी उन्होंने चुनी तो वो मेरे मार्शल आर्ट का पार्ट था, मैंने वो भी कर दिया। टीनू वर्मा जी से मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी थी यूं ही। उन्होंने बोला घोड़ा चीज चलाना पड़ेगा इसमें, बिकॉज यार रोल ऐसा है आपका, घोड़ा चलाना आता है। मैंने बोला जी घोड़ा मंगाइए। घोड़ा मंगाया और मैंने जो एड लगाई और जो भागना शुरू किया तो बोले ये मेरा चेतन राघव है। उन्होंने वही लोकेशन पे डिसाइड किया और फिर इस तरह से चेतन राघव के रूप में मैं लोगों के सामने था, और जो बहुत अप्रिशिएट हुआ, जो बहुत पसंद किया गया। अनफॉर्चुनेटली वो शो चूँकि हिस्टोरिकल था, उसकी अपनी लिमिटेशंस थी, 104 एपिसोड में वो ख़त्म होना था, इसलिए वो उसका एग्रीमेंट भी शायद प्रोड्यूसर का उसी तरह से था, तो वो अपने टाइम पे ख़त्म हो गया। ये था। घर वालों को आपने जब बताया कि अब मैं जिस लिए मुंबई आया था, आज मुझे वो एक सीरियल भी मिल गया, एक शो भी मिल गया, उनका क्या रिएक्शन था? मम्मा या डैडी ने बहुत खुश थे, और उन्होंने सारे लोगों को, रिश्तेदारों को बताया, और फिर सब रिश्तेदारों के जब उन्होंने मुझे टीवी पर देखा, लकली वो शो की शुरुआत बहुत ग्रैंडर शो था, उस वक्त का बहुत महंगा शो था वो। कैमरा ओपन ही मेरे से, वो शो ओपन ही मेरे से हो रहा था। तो जब लोगों ने देखा और मेरी आवाज़ को सुना तो मेरी आवाज़ और वो हर अदा उनको बड़ी पसंद आई। रिश्तेदारों के फ़ोन आए, दोस्तों के फ़ोन आए, दोस्तों के फ़ोन आए, और ऐसे ही रहा। जी बिल्कुल। इन बीच में जो आपकी जो जर्नी थी वो तो लगभग स्ट्रगल वाली जो जर्नी तो काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी अब, क्योंकि अब आपकी गाड़ी जो है नॉर्मल चल चुकी थी, आपको सीरियल भी मिल गया और एक अच्छा चल भी रहा था। तो इनमें से कोई एक ऐसी स्ट्रगल वाली मोमेंट जो आप हमें बताना चाहें कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, जो जैसा कि आपने कहा कि वो मैं बताना नहीं चाहता, कुछ एक चीज़ें आप नहीं बताना चाहते। हाँ, एक इंसिडेंट है जो बड़ा बहुत दुख हुआ था। मैं किसी प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूँगा, आज वो प्रोडक्शन हाउस उस वक्त बहुत बड़ा था, अब ख़त्म हो गया है, और वो लोग पता नहीं कहाँ हैं, खैर गॉड ब्लेस हिम। मैं उनसे मिलने गया उनके ऑफिस में, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ था और ऊपर उनका ऑफिस था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने फ़ोन किया, एक नाम लेके मैं गया था कि फ़ला शख्स से जाके मिल लेना, कुछ किसी ने कहा था, वही कास्टिंग करते हैं। तो मैंने उन साहब का नाम लिया, मैंने बोला उनसे मिलना है मुझे। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि वो वॉचमैन ने फ़ोन किया जो था सिक्योरिटी गार्ड। फ़ोन पे बात क्या हुई मुझे पता नहीं, तो उसने वॉचमैन ने बोला कि उन्होंने कहा है कि वो अभी नहीं मिल सकते, और एक काम करिए आप किस लिए आए हैं? मैंने बोला मैं एक्टर हूँ भैया और एक्टिंग के लिए आया हूँ। तो बोले कि उन्होंने कहा कि फ़ोटो मेरे पास छोड़ जाइए, और जब वो होगा तो बता देंगे। तो ये बात मुझे इतनी एम्बैरेसिंग सी लगी कि मैं एक्टर हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आया हूँ, और एक वॉचमैन मेरी फ़ोटो चूज़ करेगा या मैं वॉचमैन के पास अपनी फ़ोटो छोड़ूं। मैंने फ़ोटो नहीं दिया, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह गई है जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं कहा था, तो बहुत तकलीफ़ हुई थी। मतलब कई दिनों तक मैं ऐसा लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या किसी गलत फील्ड में आ गया हूँ या मैं इस लायक नहीं हूँ। मुझे अपनी क्षमता पर डाउट होने लगा था। लेकिन उस इंसान से मुलाकात हुई आपकी कभी? नहीं हुई। मैं मिलना ही नहीं चाहा मैंने उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उनसे मिलूं, तो नहीं मिला। जी चलिए, उसके बाद आपने कई सारे ऐड भी किए, हमने देखा। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डोनर्स ट्वेंटी। हाँ, ऐड का कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कम समय में आपको अपनी सारी बातें रखनी होती हैं। हाँ,
तो बहुत ही लोग, कई सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, वो ऐड करना बहुत ही टफ मानते हैं। आप बताइए कि आपका नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं एक ऐड के लिए और फाइनल हुआ हूँ, शायद मैं 14 या 15 अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, 9 को कंफर्म होगा चीज़ें, डेट वगैरह, तो 14 या 15 को मैं एक और ऐड शूट कर रहा हूँ। तो है ऐसा, और ऐड ऐसा कुछ नहीं है यार, एक्टिंग होती है, वो ऐड हो फिल्म हो कुछ नहीं है। फिल्मों में हो या टेलीविज़न में, वहाँ डिटेल होता है, आपको वही बात डिटेल में कह सकते हो, ऐड में छोटे से उसमें कहना होता है, दैट्स इट। और एक्टर के लिए वो ऐड हो, सीरियल हो, फिल्म हो, सब सेम है। गुंडे से अगर बॉलीवुड में बात की, आपने बॉलीवुड में एंट्री की गुंडे से। हाँ, गुंडे से मेरी शुरुआत। ये गुंडे का काम कैसे मिला आपको, और ये गुंडे का एक वो भी स्टोरी है। एक मेरा एक शो आता था दूरदर्शन पर, कभी तो मिलके सब बोलो, उसमें मैं एक उस शो का मैं हीरो रहा हूँ, और वो शो बहुत पॉपुलर था, उसको बिहार गवर्नर से भी अवार्ड मिला है उस शो को मुझे। तो उस शो को देखकर एक रोल था दत्ता का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उस फिल्म का, गुंडे का। उस रोल को देखकर कास्टिंग वालों ने चूज़ किया शायद, और फिर मुझे बुलाया गया और मुझे वो रोल ऑफर हुआ। बेबी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अक्षय कुमार एंड यू, वो भी काफी फिट माने जाते हैं। हाँ, और आप भी काफी फिट है। आपने कहा कि मार्शल आर्ट आपने सीखा है, हाँ, घुड़सवारी की है, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस अक्षय कुमार के साथ का। आई एम लकी कि मैंने अक्षय कुमार सर के साथ काम किया। ही इज़ सुपरस्टार ऑफ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान। उनकी फिटनेस के बारे में तो मैं क्या कहूँ, पूरी दुनिया जानती है कि बहुत ही फिट और बहुत एक्टिव। उनके साथ मुझे सीखने को भी मिला, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं कराया पूरी शूटिंग के दौरान कि मैं न्यू कमर हूँ, या बहुत अभी शुरुआत की है मैंने और मैं सुपरस्टार हूँ। 130 फिल्म थी वो बेबी उनकी। बड़ी दोस्ती थी हमारी उस शूट के दौरान इस्तांबुल में। हम लोग साथ में खाना खाते थे, मस्ती करते थे। उन्होंने बड़े प्रैंक भी किए मेरे साथ वहाँ शूट पे। कोशिश की उन्होंने, लेकिन मैं उनके बारे में मुझे पहले से पता था कि वो प्रैंक करते, तो मैं समझ गया था, तो मैं फंसा नहीं उस जाल में, और बहुत मज़ा आया। आई कैन से कि मुझे अगर उनके साथ दोबारा काम करने का मौका मिलेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बिल्कुल। तो कैलेंडर गर्ल के बाद हम बॉलीवुड में और भी कोई प्रोजेक्ट देखेंगे आपको? हाँ, अब मुझे आप बड़े रोल में देखेंगे। हाँ, वन ऑफ द लीड कैरेक्टर, मतलब एज अ लीड, मतलब वन ऑफ द लीड कैरेक्टर होगा उस फिल्म में। अगर 4-5 कैरेक्टर लीड के, तो उसमें एक मैं रहूँगा। इस तरह से मेरी 2-3 फिल्मों की बातें ऑलमोस्ट फाइनल हैं, लेकिन प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो जैसी होगा मैं ज़रूर बताऊँगा। करण जी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हर एक एक्टर का एक रोल होता है कि इस तरह का रोल मैं इन फ्यूचर कभी करूं, या उसकी एक एम्बिशन होता है। तो इस तरह का कोई रोल ऐसा है जो आप करना चाहते हैं? बहुत सारे रोल हैं, या आप कुछ बताना चाहें? बहुत सारे रोल ऐसे हैं। मुझे आमिर खान के कुछ रोल बहुत पसंद हैं जो उन्होंने किए हैं, सरफरोश में, गजनी में। मुझे अक्षय कुमार जी के कुछ रोल बहुत पसंद है जो उन्होंने हेरा फेरी में किया है। उस तरह का कॉमिक रोल बहुत पसंद है, मैं करना चाहूँगा। मैं हर तरह के रोल करना चाहता हूँ, मतलब कोई उसमें एक पर्टिकुलर, जैसा अजय देवगन जी ने सिंघम में किया है वैसा रोल करना चाहूँगा, सीरियस काइंड ऑफ रोल। तो एक्टर हूँ यार, सब करना चाहता हूँ। बहुत ग्रीडी हूँ, बहुत लालची हूँ, बहुत सारे रोल करना चाहता हूँ। हर अच्छा रोल जो बनाया गया है वो मैं करना चाहता हूँ। हम ऐसा माने कि अक्षय कुमार, आमिर खान, अजय देवगन, ये सभी एक्टर आपके इंस्पिरेशन हैं? आप इन सभी को फॉलो करते हैं? डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं ये लोग, क्योंकि अगर देखिए कोई भी आदमी इतने सालों तक कामयाब यूं ही नहीं होता। वो जितने भी हमारे सुपरस्टार हैं, वो मिस्टर बच्चन हों, आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, ऋतिक रोशन हो, ये लोग ऐसे इतने सालों तक नहीं टिके रहते। उनमें कुछ ना कुछ, सब में सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ तो हमें सिखाते ही हैं बीइंग अ एक्टर। करण जी, एक लक्ष्य के बारे में जानना चाहेंगे। डीडी पे आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, आप कुछ बताइए जरा इसके बारे में।
देखो दोस्त, एक टीवी का मेरा छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है, ये उसमें दूसरा शो है। मैं हर बार कुछ इश्यूज बेस कुछ करना चाहता हूँ। जैसे मेरा पहला शो था, वो उसका मुद्दा था कि गवर्नमेंट करती सब कुछ है, लोगों तक पहुँचता नहीं है। ये जो शो है अभी एक लक्ष्य, ये पहली बार 30 साल की, जब तक टेलीविज़न की जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार कोई ऐसा शो है जिसमें ये कहा गया कि लड़कियां आर्मी में जानी चाहिए। उनके लिए भी उतनी ही स्पेस है आर्मी में जितनी लड़कों के लिए है, लेकिन हमारे समाज में ये एक्सेप्टेड नहीं है। हम अपनी माँ बहन को डॉक्टर, इंजीनियर, फैशन डिज़ाइनर तो बनाना चाहते, आर्मी में नहीं भेजना चाहते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर में चाहिए। तो मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि ये प्रोफेशन भी किसी भी प्रोफेशन से बेहतर है, नोबल है, प्राइड है, देश सेवा है, सब कुछ है इसमें। एट द सेम टाइम इज्जत बहुत है आपको। वर्दी जब आप पहनते, जब मेरे शो में लड़कियां जब वर्दी पहन के खड़ी होती तो पहनती वो हैं, प्राउड मुझे होता है। इतना अच्छा लगता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अभी हम लोगों ने एक इवेंट किया था जिसमें हमने गोवा गवर्नर को हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया था। उसमें हमने एक ओरिजिनल नेवी ऑफिसर को बुलाया था, जिन्होंने ओबामा को सैल्यूट किया था और 26 जनवरी की परेड को लीड किया था। ली मेरिडियन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उसके बाद पूरे देश में एक बहस शुरू हुई, जिसका सबूत सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं तो बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। उसके बारे में बातें करते हुए लोग कि आर्मी में जानी चाहिए, आर्मी में नहीं, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। हमारा जो एक लक्ष्य का पेज है उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं इन चीज़ों को लेके। तो मैंने एक पहल की है, अगर मैं इसमें 2% भी लड़कियों को मोटिवेट कर सका। कल ही मैं अपने सोशल मीडिया के पेज पर देख रहा था, एक लड़का है जो एनसीसी जिसने पास आउट किया है, इस शो को देख के वो बोल रहा है कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं पूरा प्रयास करने जा रहा हूँ, उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी मैं देख के मैं करूँगा। तो अगर मैं 100-200 लड़के लड़कियों को भी इंस्पायर कर सका तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। जी बिल्कुल। क्या फील करते हैं आप, जैसा कि आपने कहा कि सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे देखा कि इस तरह से लड़के इंस्पायर्ड है और आना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगता है यार कि आप अगर कुछ ऐसा करते हो और लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं या उसको अप्रिशिएट करते हैं या किसी भी तरह से उस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये तो आपका जो ड्रीम है, आप मैं अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो ये वैसा है। तो मैंने तो एक पहल की है और भगवान करे कि ये एक कारवां बन जाए। मेरी पूरी कोशिश है वो। इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे आप इस शो को? अगर बड़े प्रोजेक्ट भी आपके पास एज ए लीड प्रोजेक्ट भी आते हैं, अगर आपका शेड्यूल बिजी रहा वहाँ? हाँ मैं इसको हाँ बिल्कुल। मैं देखो, इसीलिए मैं अभी टेलीविज़न नहीं कर रहा हूँ एज एन एक्टर, मैं सिर्फ फिल्में कर रहा हूँ। तो फिल्मों के लिए मीटिंग, थोड़ा सा टाइम प्रोसेस उसमें अच्छा सा होता है, टाइम मैनेजमेंट। और कोई भी फिल्म अगर मैं लीड में भी करूँगा तो 50-60 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। प्लस अभी ये शो सेट हो चुका है, मेरी ज़रूरत स्टोरी वगैरह पे मैं पूरी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं शूट पे जाता हूँ, मैं डिबेट करता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ, वो मैं मैनेज करूँगा। ये दिस शो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैं सब कुछ करूँगा इसके लिए। चलिए करण जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्त। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने आज मेरी ज़िंदगी के उन पहलुओं को छुआ जो मैं भूल सा गया था, अंदर था लेकिन बातें कभी नहीं हुई थी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली सच्ची बोलूं, आई स्वेयर, कब खड़ी हो जाता, नहीं खड़ा था, कभी बोला था।